मैं आपका ज्ञान क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट, आग्रह और प्रार्थना है कि अगर आप पेन और कॉपी के साथ नहीं आए हैं तो जाकर ले लें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। इस मोटो के साथ शुरू करते हैं आज का ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है अब की बार इतिहास की एनसीईआरटी। दोस्तों, पिछले के वीडियोज में हमने क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 रीडिंग कर लिया है और हम नोट्स भी उसका बनाकर आपको दे चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अध्याय 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि जो पहले के आरंभिक मानव थे वे आखेटक खाद्य संग्राहक थे, यानी संग्रह करते थे भोजन का। तो वे जो भोजन का जो संग्रह करते थे, तो संग्रह से लेकर उत्पादन तक का सफर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वे लोग भोजन के संग्रहकर्ता से उत्पादक बने। नेइनुओं का भोजन। आज नेइनुओ अपना पसंदीदा खाना खा रही थी। चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। स्क्वाश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े में छोटे से बगीचे में ही उगाया था। खाते खाते नेइनो को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था, पर वह ऐसा क्यों था। और वो सोचने लगी कि जो खाना उसने अपने स्कूल की यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाया था वह बहुत ही मसालेदार खाना था, पर वह ऐसा था क्यों। उसके मन में एक क्वेश्चन उठा। तो हम उस क्वेश्चन का आंसर इस पूरे अध्याय में हमें बताया गया है। विभिन्न प्रकार का भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाए गई फसलों, पाले गए पशुओं से मिलता है। यानी कि यह हमें बता रहा है कि आजकल हमारे भोजन का सोर्स क्या है। तो उगाई गई फसलों, हम जो किसान फसल उगाते हैं खेत में, वे फसल, और पाले गए पशुओं से मिलता है। पशु जैसे अगर हम गाय पालते हैं तो हमें दूध मिलता है, मुर्गी पालते हैं तो अंडा मिलता है। इसी प्रकार पाले गए पशुओं से हमें भोजन मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी कि भिन्न भिन्न अलग अलग फसल को उगाने के लिए अलग अलग जलवायु की आवश्यकता होती है। जैसे धान को उगाने के लिए दूसरे जलवायु की आवश्यकता होती है, गेहूं को उगाने के लिए दूसरे जलवायु की आवश्यकता होती है, मकई को उगाने के लिए अलग जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। यानी कि धान की जो खेती होती है वो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है गेहूं और जौ के मुकाबले। इसीलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। इसलिए क्या होता है, जो किसान होते हैं अलग अलग फसलों को उगाने के लिए अलग अलग जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए किसान भी किसी विशेष फसल विशेष क्षेत्र में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। यानी पशु को भी रहने के लिए एक अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है, उनके अनुकूल। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशिया की तुलना में भेड़ बकरी अधिक सहजता पूर्वक जीवित रह सकते हैं। यानी कि जो सूखी और पहाड़ी जलवायु होती है उसमें मवेशी तो जिंदा नहीं रह सकते, ठीक से नहीं रह सकते, लेकिन जो भेड़ बकरी होते हैं वे सहजता पूर्वक वहां पे रह लेते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। यानी कि हम लोग अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि पहले के लोग जो थे, आरंभिक लोग थे, वे शिकार करके अपने भोजन का सोर्स थे, उनका शिकार करके ही अपने भोजन को से अपना भरण पोषण करते थे। लेकिन अध्याय 2 में हम ये पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। यानी कि खेती और पशुपालन की शुरुआत कब और कैसे हुई। अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है। हम लोग अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि दुनिया की जलवायु बहुत गर्म होने लगी थी, जिसके कारण घास के मैदान बने थे और हिरन बकरी जैसे घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ी थी। तो यह हमें बोल रहा है कि हमने अध्याय 2 में पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है। साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे।
मतलब जो वनस्पति, जो पेड़ पौधे और पशु का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे, वे पशु और वनस्पति भी बदलते रहते हैं। बदलाव तो संसार का नियम है। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती है। यानी लोग कुछ सीखे कुछ दिनों बाद कि खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती है, यानी हम किन पेड़ पौधों को खा सकते हैं, किन को नहीं खा सकते हैं। बीज कैसे अपनी डंठल से टूट कर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण, यानी जो बीज गिरते हैं अपने डंठल से टूटकर उनका अंकुरण कैसे होता है और उनसे पौधे कैसे निकलते हैं आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दी होगी। यानी कि जब उन्होंने जाना होगा कि बीज कैसे अपने डंठल से टूटकर गिरते हैं, बीजों का अंकुरण कैसे होता है, यानी बीज से एक पौधा कैसे निकलता है, तो जैसे ही उन्होंने जाना होगा वे पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिए होंगे, यानी उनको पानी देने लगे होंगे। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी और चिड़िया और जानवर पौधों का नुकसान ना करे, क्षति ना पहुंचाए, इसलिए उनसे वे सुरक्षा करते होंगे पौधों के, ताकि वे ठीक से बढ़ सके और उनके बीज पक सके। इस तरह धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। यानी कि यहाँ पे ध्यान देने की बात है, वे आखेटक खाद्य संग्राहक से यानी शिकारी मानव से कृषक बन गए होंगे। कैसे? तो उन्होंने जब उन्हें पता चला होगा कि बीज कैसे अपने डंठल से टूटकर गिरते हैं, तो उन्होंने पौधों का देखभाल किया। किससे? चिड़ियों और जानवरों से। तो इसी प्रकार वे धीरे धीरे कृषक बने होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। यानी कि अब हम लोगों ने खेती तो देख ली कि वे कृषक कैसे बने थे, लेकिन अब हम देखेंगे कि उन्होंने जानवरों को अपना पालतू कैसे बनाया। तो वे क्या करते थे, अपने उनके जो घर होते थे उनके पास वे जानवरों के खाने योग्य चारा को रख देते थे, और जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। कैसे उत्साहित करते थे? वे अपने घरों के पास चारा रखते थे जिसको खाने के लिए, जिससे आकृष्ट होकर जीव जंतु, जंगली जानवर जो थे उनके घरों के पास आते थे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। यानी कि आखेटक खाद्य संग्राहक से पहले कृषक और उसके बाद पशुपालक तक का सफर उन्होंने तय किया होगा। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? आपको ऐसा क्यों लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सबसे पहले कुत्तों को ही उन्होंने पालतू क्यों बनाया था। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। यानी कि बसने की प्रक्रिया जो यहाँ पे टॉपिक है, वो बसने की प्रक्रिया क्या है? तो वह प्रक्रिया लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने, यानी इस प्रक्रिया के अंतर्गत दो चीजें आती हैं। पहला तो पौधे उगाने और दूसरा जानवरों की देखभाल करने। ये दोनों प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे और जानवरों से भिन्न होते हैं। यानी कि ये पौधे जानवर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों या तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यानी कि वे उन्हीं पौधों या जानवरों का चयन करते थे, उन्हीं पौधों या जानवरों को चुनते थे जिनके बीमार होने की संभावना अन्य जानवरों के मुकाबले में कम होती थी, यानी वे कम बीमार पड़ते थे। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे। यानी कि वे उस टाइम में उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने में अनाज हो, छोटे दाने वाले अनाज को वे लोग नहीं चुनते थे। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। यानी कि वे ऐसे जानवरों को चुनते थे जो मजबूत होते थे काफी। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके।
उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, क्योंकि अगर हिंसक प्रवृत्ति वाले जानवर हो तो वे उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते थे। इसलिए वे अहिंसा यानी कि जो लड़ाई मारपीट में विश्वास नहीं रखते थे, उन्हीं जानवरों को वे चुनते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं, यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं उनके दांत बड़े होते हैं और जो पालतू जानवर जिसको हम पाल सकते हैं उनके दांत और सींग छोटे छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है। यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि जो पालतू जानवर थे उनके दांत छोटे होते थे और जो जंगली जानवर थे उनके दांत बड़े होते थे। तो यहाँ पे एक फोटो हम यहाँ पर दिया गया है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जंगली सुअर है। तो इसमें से जो दांत बड़ा होगा वो जंगली सुअर का है, जो छोटा होगा वो पालतू सुअर का होगा, क्योंकि हमने जाना कि पालतू सुअरों के दांत छोटे और जंगली जानवरों के दांत बड़े होते थे। तो जंगली सुअर का दांत यही होगा। कौन सा पालतू सुअर का है, तो पालतू सुअर का दांत ये होगा। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई, यानी कि जो बसने की प्रक्रिया है, जो मानव अपने आरंभिक मानव बसने लगे, तो यह कब शुरू हुआ? यह प्रोसेस तो 12,000 साल पहले शुरू हुआ। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। यानी कि आजकल हम लोग क्या चावल गेहूं ये सब भोजन करते हैं, तो ये सब इन्हीं बसने की प्रक्रिया की वजह से ही है। अगर वे बसते ही नहीं और अनाज का उत्पादन ही नहीं करते तो हमें कैसे ये सब भोजन मिलते। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं, यानी कि सबसे प्राचीन सबसे पुराना फसल कौन है, तो गेहूं और जौ। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते, सबसे पहले किस जानवर को कुत्ते बनाया गया था, तो कुत्ते को, और उसके बाद भेड़ और बकरी को। एक नवीन जीवन शैली यानी कि जीवन जीने का एक नया तरीका, स्टाइल, शैली का मतलब होता है स्टाइल, जीवन जीने का एक नया स्टाइल। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। यानी कि अगर हम किसी बीज को बोते हैं तो क्या वह एक ही दिन में पेड़ बन जाता है, एक घंटे में पेड़ बन जाता है, एक साल में पेड़ बनता है, या फिर एक महीने में, या फिर कुछ दिनों में? तो समय कोई भी हो सकता है, वो जल्दी नहीं बनता। इसीलिए इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। यानी कि वे एक ही जगह पे लंबे समय तक क्यों रहना पड़ा? पहले तो वे एक ही जगह पे लंबे समय तक नहीं रहते थे, क्योंकि अगर वे एक ही जगह पे लंबे समय तक रहते तो वहां के सारे पेड़ पौधों जीव जंतुओं को खाकर समाप्त कर देते, जिससे उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। लेकिन जब वे पौधे उगाने लगे तो उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। क्यों रहना पड़ा? क्योंकि पौधे उगाने में एक घंटे या फिर कुछ दिन ऐसे नहीं लगते, वे उसमें महीनों तक लग जाते हैं। इसलिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से इसकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। यानी वे एक जगह पे रहकर क्या करते थे, तो बीज बोते थे पहले, और उसके बाद पौधों की सिंचाई करते थे। उसमें जो खरपतवार यानी कि वेस्ट पेड़ पौधे उगते थे उसे हटाते थे, जानवरों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा भी करते थे। बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था, क्योंकि उस समय ज्यादा उत्पादन तो हो नहीं पाता था। इसलिए उनको अनाज का उपयोग बहुत ही संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, क्योंकि अनाज को सारे अनाज वे उगाएंगे तो सारे अनाज को वो खा लेंगे, तो फिर बीज, उन्हें अगली बार अनाज उगाने के लिए बीज नहीं मिलेंगे तो वे अगले बार अनाज कैसे उगाएंगे। इसीलिए उन्हें भोजन और बीज दोनों के लिए ही बचा कर रखना पड़ता था, आवश्यक था। इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में तो फेच के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। यानी वे अनाज का भंडारण कैसे करते थे, तो वे बड़े बड़े बर्तन बनाते थे, टोकरियां बुनते थे, या फिर जमीन में गड्ढे खोदकर उन्हें रखते थे।
यहाँ पे एक पिक्चर दिया है अनाज का उपयोग, यानी अनाज का उपयोग किस किस रूप में होता था, तो बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, बीज मतलब दूसरे पौधे को उगाने के लिए और खाद्य मतलब खाने के लिए, उपहार के रूप में यानी कि वे किसी को दूसरे को उपहार करने, भेंट करने, गिफ्ट के रूप में भी करते थे, भंडारण के लिए, और जो बाकी का अनाज था वे उन्हें भंडारण करके स्टोर करके रखते थे। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। यानी कि क्या आपको लगता है कि जो पहले के जो आरंभिक लोग थे, जब वे कृषक और पशुपालक नहीं बने थे, तो क्या वे बर्तन बनाते थे? अभी तुम अपने पढ़ा कि वे बर्तन बनाते थे अनाजों का भंडारण करने के लिए, लेकिन पहले जो थे वे बर्तन बनाते थे और उनका उपयोग करते थे। इनके जवाब का कारण बताओ। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, यानी कि जो जानवर है वे चलते फिरते खाद्य भंडार थे। कैसे? जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम जानवरों की देखभाल करें, गायों की देखभाल करें, तो उनसे दूध भी प्राप्त होता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। दूध में बहुत मात्रा में कैल्शियम होता है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। यानी कि भोजन का भंडारण का तरीका एक तरह से पशुपालन भी है। इसलिए यहाँ पे टॉपिक दिया गया है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, यानी जानवर जो है वे चलते फिरते रहते हैं और वे एक तरह से खाद्य भंडार भी हैं। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है। तो जानवरों के खाल से हम वस्त्र बना सकते हैं, जैसी कई चीजें हमें भोजन के अतिरिक्त जानवरों से मिल सकता है। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, और आजकल जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? तो जानवरों का उपयोग काफी रूप में होता है। उनकी चमड़े से काफी कुछ बनाया भी जाता है और उनसे हमें अंडे, दूध काफी मात्रा में मिलते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 14 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? तो हम देखते हैं मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 14, जिसमें नीले वर्ग दिख रहे हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पर मानचित्र 2 पे पृष्ठ नंबर 14 पे हम देख रहे हैं, यहाँ पर नीले वर्ग बुर्जहोम, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, महागड़ा, पायमपल्ली, हल्लूर, चिरांद, डाओजली, हेडिंग और कोई तो नहीं है। ये सब जो ब्लू नवपाषाणिक पूरा स्थल है, ये सभी हमने देखा। अब आगे देखते हैं। क्या तुम्हें इन्हें नीले वर्ग दिख रहा है? तो हमें दिख रहे हैं। पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि जो भी हमने पिछले पृष्ठ पर मानचित्र 2 में हमने देखा, ब्लू वर्ग जितने भी थे, वहां पे शुरुआती कृषक और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, यानी कि ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी फैलाव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्लू। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वे कहाँ पाए गए हैं? तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। यानी कि जो ये निर्दिष्ट स्थान हमने ब्लू वाला से देखा, वे सभी कृषक और पशुपालकों की बस्ती थी या नहीं, इसे जानने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों का नमूना का अध्ययन करते हैं। यानी कि ये जानने के लिए कि वे बस्तियां थी कि नहीं, इनका अध्ययन कैसे करते हैं? तो पशु और पौधों की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं, तब हमें पता चल जाता है। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। यानी कि यहाँ से अनाज के दानों के अवशेष है जो जले हुए रूप में है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, हम लोग पहले के वीडियो में जान चुके हैं कि जो अनाज और वस्त्र ये सब जल जाते हैं, ये सब जले हुए रूप में सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो वे नष्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर वे जल जाए तो वे जले हुए रूप में सुरक्षित रह सकते हैं।
ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। यानी कि ऐसा दो अनुमान लगाया गया कि या फिर ये अनाज जो है वे गलती से जल गए होंगे या फिर जानबूझ कर जलाए होंगे। तो जानबूझकर क्यों जलाए होंगे? इन्हें सुरक्षित रहने के लिए। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों का भी पहचान कर सकते हैं। नीचे की तालिका में तुम यह जान सकते हो कि कहां कहां अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो हम देखते हैं तालिका। अनाज और हड्डियां, यहाँ पर दो कॉलम है। पहला कॉलम है अनाज और हड्डियां, दूसरा कॉलम है पूरा स्थल। यानी कि ये जो अनाज और हड्डियां जो दिया गया है कॉलम ए में, वे सब कहाँ से मिले हैं? तो गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, इन सभी का अवशेष मेहरगढ़ जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है वहां पर पाया गया है। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कोल्डिहवा जो कि उत्तर प्रदेश में है में पाया गया है। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान, यानी मवेशी के कैसे निशान है? तो मिट्टी पर उनके पंजों यानी खुरों के पंजों का निशान है। जो महागढ़ा, यह भी आधुनिक उत्तर प्रदेश में ही है, से मिले हैं। गेहूं और दलहन गुर्फ क्राल आधुनिक कश्मीर में है से मिले हैं। गेहूं और दलहन कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, बुर्ज होम आधुनिक कश्मीर से मिले हैं। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, चिरांद आधुनिक बिहार से मिले हैं। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश से मिले हैं। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, पैयमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश से मिले हैं। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं। यानी कि जिन जिन जगहों पर ये जो यहाँ पर एक लिस्ट बनाया गया है, जो तालिका यहाँ पे बनाई गई है, यही तालिका में पूरा जो अवशेष है वे सीमित नहीं है। इसमें से सिर्फ कुछ ही अवशेष जो कि महत्वपूर्ण है इसको तालिकाबद्ध किया गया है और जो बाकी भी काफी अन्य जगह से भी अवशेष मिले हैं। स्थायी जीवन की ओर, यानी कि जो पहले के जो आरंभिक मानवों का जीवन था वो तो अस्थायी था नहीं, वे अस्थायी था, क्योंकि वे एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते रहते थे और वे पैदल ही यात्रा करते थे, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते थे। तो वे स्थायी जीवन की ओर उनका कदम कैसे बढ़ा, आइए देखते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थल पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, यानी कुछ पूरा स्थल पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। जैसे कि बुर्ज होम, वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, लेकिन पहले के लोग जो थे वे कहाँ घर बनाते थे? तो गड्ढे के नीचे। ये एक महत्वपूर्ण, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, यानी कि अगर ठंडी का मौसम होगा तो घर के अंदर और गर्मी का मौसम होगा तो बाहर, या फिर बरसात का मौसम होगा तो घर के अंदर। यानी वे जैसे उनकी इच्छा होती थी वे घर के अंदर और बाहर खाना पकाते थे। या कैसे पता चला? तो उन्हें घर, जो पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। तो ऐसा इन जगहों को देखकर यह अनुमान लगाया गया है कि वे जब घर के अंदर या बाहर दोनों में ही खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसीलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। यानी कि बहुत जगह से पत्थर के औजार मिले हैं जो कि पूरा पाषाण काल था उनसे बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है, इसलिए उन्हें ऐसा माना गया कि वे नवपाषाण युग के औजार रहे होंगे। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई गई होगी, पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तो पहले क्या होता था, धार को तेज करने के लिए उस पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। तो ओखली और मूसल का प्रयोग किस लिए होता था? तो अनाज और वनस्पतियों
से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए आज हजारों साल बाद भी ओखली मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, आपके घरों में ही होगा ओखली और मूसल। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन अलंकरण भी किया जाता था। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है और साइड में यहाँ पिक्चर के बारे में कुछ बता रहा है, देखते हैं ये क्या बोल रहा है। नवपाषाण युग के कुछ उपकरण, यानी कि ये जो है नवपाषाण युग के कुछ उपकरण है, इसकी तुलना पृष्ठ 13 अध्याय 2 पर दिखाए गए उपकरण से करो। तुम्हें इनमें क्या समानताएं और क्या भेद दिखाई देते हैं। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था, यानी कि आज भी बर्तनों का उपयोग किस लिए होता है, चीजों को रखने के लिए होता है, और पहले भी उनका उपयोग ऐसे ही होता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज और आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। जैसे आजकल भी हमारी दादी माँ, नानी माँ कपड़े बुनते हैं, वैसे उस समय भी लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। यहाँ पर एक पात्र दिया हुआ है, यानी पात्र मतलब एक बर्तन दिया हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? अन्य रीति रिवाज। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है इनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं। इन्हें जनजाति कहते हैं। यानी जनजाति किसे कहते हैं कि जो कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं उन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाज को मानते हैं जो संभवतः पहले से भी प्रचलित रहे हैं। जनजाति। अब हम लोग यहाँ पे जनजाति के बारे में विशिष्ट अध्ययन करते हैं कि जनजाति क्या होते हैं। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। यानी कि जो जनजाति के लोग थे वे छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और परिवार एक दूसरे से संबंध रखते थे, यानी कि और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। यानी कि जो छोटी छोटी बस्तियों में रहने वाले परिवार होते थे छोटे छोटे, वे सभी मिलकर एक जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। यानी जनजाति के जो सदस्य थे वे क्या करते थे, तो शिकार करते थे, भोजन का संग्रह करते थे, खेती करते थे, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसा काम करते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इनमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक के काम शामिल है। यानी महिलाएं क्या काम करती थी, तो वे बीज बोती थी, पौधों की देखभाल करती थी और फसल काटने तक सारा काम महिलाएं ही करती थी। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, तो वे पौधों के जो औरतें पौधे बोती थी, बीज बोती थी और पौधों की देखभाल करने से फसल काटने तक सारे काम करती थी। तो बच्चे क्या करते थे, तो वे उन पौधों की देखभाल करते थे, चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते थे ताकि वे उन्हें नुकसान न पहुंचा दे, ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाए। महिलाएं फसल दाव कर अनाज कूटती पीसती है और कूटने पीसने का काम भी महिलाएं ही करती थी। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंड को चराते हैं, तो ये सभी काम तो महिलाएं ही करती थी। तो पुरुष क्या करते थे, तो वे पशुओं के बड़े बड़े झुंड को चराते थे, यानी उनका चारा घास खिलाते थे, जबकि बच्चे छोटे छोटे झुंड को, और छोटे छोटे झुंड को कौन चारा खिलाता था, तो बच्चे। यहाँ जानवर की सफाई और दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं।
उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने और टोकरी बुनने, औजार और झोपड़ियां बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच, घरों की सजावट भी उनके जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान, योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। यानी कि किन्हें नेता माना जाता था जनजातीय समूह में, तो वे जो अनुभवी वृद्ध होते थे, नौजवान योद्धा होते थे या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान या अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध था विशिष्ट होती है। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। यानी किन किन चीजों का उपयोग सभी एक साथ करते थे, तो जंगल, घास के मैदान तथा पानी के कुनबे। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता था, इसीलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगी। पुरुषों द्वारा किए जाने वाले काम की एक सूची बनाओ। महिलाएं क्या क्या काम करती है, कौन से ऐसे काम है जो स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। इन सभी चीजों की यहाँ पर दी गई है, इसके पिछले पृष्ठ में दी गई थी, आप वहां से सूची बना सकते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में मेहरगढ़ ढूंढो। देखते हैं मानचित्र 2 में मेहरगढ़, ये रहा मेहरगढ़। मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां से स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीख लिया। यह खुदाई में सबसे पहले स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियां मिली। इसमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी शामिल है। यानी कि खुदाई में मेहरगढ़ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो विभिन्न जानवरों की हड्डियां मिली है, जिसमें हिरण और सुअर की हड्डियां भी शामिल हैं। इसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियां ज्यादा मिली हैं और फर्स्ट स्तर में हिरण और सुअर की हड्डी और सेकेंड स्तर में भेड़ और बकरियों की हड्डी मिली है। इसके ऊपर ज्यादातर मवेशियों की हड्डी मिली है और इसके ऊपर जो है वो मवेशी की हड्डी मिली है। ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे, इसे पता चलता है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। यानी चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मेहरगढ़ से मिले हुए हैं। प्रत्येक घर में 4 और उससे ज्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। भंडारण यानी कि अनाजों को संग्रह करके रखने के काम में। गांवों की यह विशेषता है कि वहां रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। यानी कि यहाँ पे गांव की एक विशेषता दी गई है। गांव कितना प्यारा होता है ना गांव। तो गांव की एक विशेषता यह भी यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पे रहने वाले अधिकांश लोग जो भोजन उत्पादन करते हैं। पहले और बाद के स्तर, हमने पिछले जो पेज में था उसमें पहले और बाद के स्तरों के बारे में पढ़ा। तो पहले और बाद के स्तर क्या होते हैं इसमें देख लेते हैं। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के और कौन से बाद के। इस चित्र को देखो, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इसको देखो। मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि स्तर 4 पर रहना शुरू किया। यानी कि इस स्तर पर सबसे पहले लोगों ने शुरू किया। आमतौर पर लोग जहां रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है। फिर सैकड़ों सालों के बाद एक टीला बन जाता है। इसीलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है। यानी जो सबसे निचला स्तर है या सबसे पुराना होता है, और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी और निचली तह आमतौर पर स्तरों के रूप में मानी जाती है। स्तर 2 और 3 देखो।
कौन सा ज्यादा पुराना है, तो यहाँ पे हमको स्तर 2 और स्तर 3 देखना है। कौन सा ज्यादा पुराना है, तो यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा जो सबसे निचला स्तर होता है वो सबसे पुराना होता है, तो स्तर 3 सबसे पुराना है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक को सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं, यानी मरने के बाद लोगों के प्रति उनके संग संबंधी सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। उस समय के लोगों में आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी दूसरा जीवन होता है, दूसरा जन्म होता है। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। यानी पहले के लोग क्या करते, जो उनके कब्र बनाते थे उनके साथ साथ कुछ उनके सामान भी रखे दिए जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः उसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, यहाँ पर एक कब्र का चित्र दिया हुआ है। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? तो ये तो आदमी का कंकाल है, बकरी का कंकाल इसमें से हमको तो ये लग रहा है बकरी का कंकाल। आपको कौन सा लग रहा है जरूर बताएं। मेहरगढ़ के घर का चित्र, मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर क्या समानता है, यानी कि यहाँ पर जो है मेहरगढ़ के एक घर दिख रहा है जो कि चौकोर है, इसमें 4 कमरे दिख रहे हैं। तो ये आपके घर से इसकी क्या समानता है, यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ है। डाओजली हेडिंग, मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में डाओजली हेडिंग ढूंढो। यहाँ पे मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में डाओजली हेडिंग ये रहा। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर है। यह पूरा स्थल का यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है कि यह पूरा स्थल कहाँ है, तो चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है, जहां पर खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से काष्ठास्म अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है, यानी यहाँ पे काष्ठास्म जो होता है वो क्या था, तो अति प्राचीन लकड़ी यानी बहुत ही पुरानी लकड़ी जो कठोर होकर पत्थर बन गई है, कि औजार और बर्तन भी मिले हैं। अन्यत्र एटलस में तुर्की ढूंढो, तो हम एटलस देखते हैं। यहाँ पर रेड कलर से तुर्की को दिखाया गया है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीढ़िया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़िया, भूमध्य सागर की सीपिया। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे, यानी उस समय वाहनों का विकास नहीं हुआ था, तो वे सामान कैसे लाते थे, सामान का आयात निर्यात कैसे होता था, वे खुद या फिर अपने जानवरों के पीठों पर लाद कर सामान को ले आते थे और ले जाते थे। बताओ कौड़ियों और सीपियों में क्या उपयोग होता होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में इस चैप्टर का संपूर्ण नोट्स और पीडीएफ मैं आपको दूंगी। आशा करती हूँ कि आपको आज का हमारा ज्ञान अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।